गुड मॉर्निंग। 9th के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ लिया था। आइए अब उससे आगे की भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि उत्तरी मैदान भारत में कहाँ स्थित है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में ही उत्तरी मैदान का विस्तार है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, हिमालय पर्वत के दक्षिण में उसी के समानांतर उत्तरी मैदान फैला हुआ है। यहां पर जो है ये हिमालय पर्वत है और इधर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उत्तरी मैदान का विस्तार है। राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में नागालैंड की सीमा तक उत्तरी मैदान फैला हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो उत्तरी मैदान है इसका जो पश्चिमी हिस्सा है ये चौड़ा नजर आ रहा है, जबकि पूर्व की ओर ये सकरा हो गया है, अर्थात इसकी चौड़ाई पूर्व की तरफ कम हो गई है। उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब आइए देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो उत्तरी मैदान के निर्माण के संबंध में हम लोग तो वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहां देख लेते हैं कि उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। चलिए ये मान लेते हैं हिमालय पर्वत, इसको हम हिमालय पर्वत मान लेते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण में ये तो मैदानी क्षेत्र है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में। उससे और नीचे आ जाइए, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तो जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में एक खाई बन गई थी। हिमालय पर्वत के दक्षिण में क्या बन गई थी, एक खाई बन गई थी। ये जो खाई बनी ये हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में थी। ये क्या, इसको द्रोणी भी कह सकते हैं, इसको द्रोणी या इसको गर्त कह सकते हैं। तो अब ये जब खाई बन गई हिमालय के निर्माण के बाद में, तो हुआ क्या कि नदियां जो है इस खाई में आके गिरने लगी। हिमालय की तरफ से भी नदियां आके गिरने लगी और प्रायद्वीपीय पठार से भी नदियां आके इसी में गिरने लगी। और इस तरह से दिन प्रतिदिन मिट्टी का जमाव होता रहा इस खाई में, और अंत में जो है उसने मैदान का रूप ले लिया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो उत्तर मैदान का निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो किन क्षेत्रों की मिट्टियां जो है लाई हैं, देखो हिमालय पर्वत से भी निकलने वाली जो नदियां हैं उन्होंने ला करके अवसाद जमा किया है। इसके अलावा जो है प्रायद्वीपीय पठार से भी नदियां इसमें गिरी हैं। दोनों का योगदान है कि दोनों तरफ से नदियां जाके गिरी हैं और इस तरह से मतलब जो है मैदान बना है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इस कदर मिट्टी जमा कर दिया है कि कहीं कहीं 2 किलोमीटर तक के मिट्टी जमा कर दी गई है। मतलब 2 किलो मोटी परत मिट्टी का जमाव हो गया है कहीं कहीं पर, इस तरह से रिसर्च में पता चला है। तो
इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है ये हिमालय नदियों का है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सबसे ज़्यादा मिट्टी इसमें जमा की हैं। अच्छा, तो जो अवसाद जमा की हैं उसको जलोढ़ भी कहते हैं। नदियां जो अवसाद बहा करके लाती हैं उसको जलोढ़ भी कहते हैं। तो इस वजह से इसको जलोढ़ का मैदान भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन क्या है। तो उत्तरी मैदान को प्रादेशिक रूप से जो है अगर बांटा जाए तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी यहाँ पर देखें, इधर पश्चिम का जो हिस्सा है ये पंजाब का मैदान, बीच का जो हिस्सा है उत्तरी मैदान का इसको गंगा का मैदान, और जो पूर्वी हिस्सा है इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको इस तरह से यहाँ हम बना सकते हैं। अगर हम ये उत्तरी मैदान बना लें, ये जो है पंजाब का मैदान हो जाएगा, पंजाब का मैदान, और ये हो जाएगा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, और ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, पुत्र का मैदान। यानी देख, इसको 3 वर्गों में, उत्तरी मैदान को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब यहाँ पे कुछ सीमा रेखाएं हैं। जैसे ये एक नदी है घग्गर नदी, यहाँ घग्गर नदी एक बहती है, और ये है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। ये जो गंगा का मैदान है ये घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। घग्गर नदी जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब, हरियाणा और फिर राजस्थान, और फिर ये चली जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ जो है सीमा बनाती है, यानी पंजाब का मैदान और गंगा के मैदान की ये सीमा बनाती है घग्गर नदी। और ये फिर जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? ये सिक्किम से निकलती है, फिर बंगाल में आती है, और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो लगभग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के, ठीक है, जो दिख रहा है ये क्षेत्र गंगा का मैदान कहलाता है। क्योंकि गंगा नदी, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ सब बहती हैं, इसलिए इसको गंगा का मैदान कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है और उसकी सहायक नदियाँ इधर बहती हैं, इसलिए इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और पंजाब का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर पंजाब स्थित है। पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है, क्योंकि बंटवारे के टाइम पर पंजाब का विभाजन हो गया था। तो यहाँ भी आपको मिलेगा। उत्तरी मैदान जो आप देख रहे हैं इसमें तरह तरह की भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरह से प्राकृतिक विभिन्नता सामने आती है। तो अगर भू आकृतिक भिन्नता के आधार पर देखा जाए तो इसको 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है: भाभर, तराई, बांगर, खादर। तो सबसे पहले हम लोग भाभर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग भाभर के बारे में चर्चा करेंगे। भाभर क्या है? देखिए, अगर हम यहाँ पे बना लें मैदान, उत्तर का अगर ये मैदान बना लें, उत्तर का अगर हम इसको मैदान बना लें तो इस मैदान में, उत्तरी मैदान का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है उसको भाभर कहते हैं। ये जो है ये वाला हिस्सा एकदम किनारे वाला है ना, उत्तर में। लेकिन ये पूरा नहीं है कि इधर असम तक चला गया, ऐसा नहीं है। ये सिंधु नदी है, इधर सिंधु नदी है, और ये तीस्ता नदी, इधर तीस्ता, यहाँ तक के ही भाभर का क्षेत्र जो है ये पाया जाता है। यानी उत्तरी मैदान का सबसे उत्तरी हिस्सा यहाँ आप देख सकते हैं। सिंधु नदी तो वैसे यहाँ से आती है, यानी यहाँ पंजाब, सिंधु नदी से लेकर के ये भाभर जो क्षेत्र है, ये देखा जाए तो सिंधु नदी से लेकर के और इस तरह से जो है यहाँ पर्वत के किनारे किनारे, ठीक है, और ये तीस्ता नदी तक फैला हुआ है।
तो इसको इस तरह से देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा था कि इधर 3 पर्वत श्रेणियाँ, जिसे एक आप देखते हैं महान हिमालय, इसके अलावा फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी, सबसे लास्ट में शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी से एकदम सटा हुआ ये शिवालिक पर्वत है। तो शिवालिक से नदियां ऐसे निकलती हैं। तो शिवालिक से जो नदियां निकलती हैं तो वो पहाड़ से जब आती हैं तो बहुत तीव्र गति से आती हैं, लेकिन जैसे यहाँ आती हैं नीचे, तो क्या होता है, जब नीचे आती हैं तो यहाँ पे जो अपने साथ नदी कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है वो सब यहाँ जमा कर देती है। बड़े बड़े जो शिलाखंड लाती है वो यहीं पे, मतलब शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में, गिरिपाद मतलब कि गिरि मतलब पर्वत होता है, पाद का मतलब पैर होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो इस पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है उसको गिरिपाद प्रदेश कहते हैं। तो शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में ये शिलाखंड ला करके जमा कर देती है। तो यही शिलाखंडों वाला जो क्षेत्र होता है उसी को भाभर कहते हैं। भाभर की विशेषता यह है कि ये क्षेत्र उपजाऊ नहीं है। भाभर जो है, नाम जो दिया गया है, भाभर एक घास होती है, भाभर नाम की एक घास है। भाभर क्या है, एक प्रकार की घास है। तो चूंकि यहाँ पे ये घास उगती है इसलिए इसका नाम भाभर रख दिया गया है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, इसमें नदियाँ नजर नहीं आती हैं। नदियाँ इन शिलाखंडों, यानी जो भी कंकड़ पत्थर जो भी जमा हुआ, छोटे बड़े शिलाखंड, उन्हीं के बीच से होकर के नदियाँ बहती हैं। यानी यहाँ नदी पत्थरों के बीच से होकर बहती है। इस पे आप आर पार जो है चल सकते हैं। नदी जो है चूंकि नजर ही नहीं आती है, तो इस क्षेत्र को भाभर कहा जाता है। अब उसके बाद में आती है बात तराई की, कि तराई क्या है। तो तराई जो है आपकी, ये है इसी से सटा हुआ क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये तराई है। तराई भी भाभर के दक्षिण में विस्तृत है। इसकी मोटाई, जो भाभर की मोटाई है वो 8 से 16 किलोमीटर है, 8 से 16 किलोमीटर। और भाभर के दक्षिण में ये जो क्षेत्र है इसे जो है तराई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तराई। तराई की मोटाई जो है ये है 15 से 30 किलोमीटर। तो यहां पे देख लेते हैं तराई के बारे में। तराई जो है कैसे होती है, देखिए पहले यहां पे ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, तो नदियां जब फिर इधर आती हैं इस हिस्से में, और तो इनका जल जो है पत्थरों के बीच से निकलता है और पूरे आसपास इलाके में फैल जाता है, और इस तरह से जगह जगह जल जमाव हो जाता है। और तो यहाँ पे जल जमाव होने की वजह से दलदल बन जाते हैं। इसी दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो भाभर से सटा हुआ क्षेत्र है, इसको तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। क्योंकि नाम ही से स्पष्ट, तर का मतलब यानी नम जगह। तर का अर्थ क्या होता है, नम, यानी ऐसा क्षेत्र जहां नमी हो तो जल जमाव हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। इस क्षेत्र में जल जमाव होने की वजह से मच्छर भी बहुत लगते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जंगल, और जंगल है तो वन्य प्राणी भी यहाँ तराई क्षेत्र में मिलते हैं। इसी क्षेत्र में जो है दुधवा नेशनल पार्क भी है, जो लखीमपुर खीरी जनपद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। और ये जो पार्क है ये बारहसिंघों और जो है बाघ के लिए ज़्यादा फेमस है। तो ये तराई की विशेषता है। अब देख लेते हैं बांगर क्या है।
बांगर क्या है? देखिए, बांगर जो है उत्तरी मैदान का ऐसा हिस्सा जहां पे बाढ़ का जल ना पहुंच पाता हो उसे बांगर कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जैसे ये उत्तरी मैदान है, पूरा उत्तरी मैदान, तो उत्तरी मैदान में बहुत से हिस्से ऐसे हैं, नदियां इसमें बहती हैं, बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जो ऊंचे हैं। उत्तरी मैदान के ऐसे ऊंचे हिस्से जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, उन हिस्सों को बांगर कहते हैं। ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, ये कम उपजाऊ होते हैं। और इसके उल्टा जो है, यानी ये खादर है, जो चौथा है। खादर में क्या होता है कि ऐसा निचला, उत्तरी मैदान का ऐसा नीचा भूभाग जहां पे बाढ़ का जल पहुंच जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को खादर कहते हैं। खादर में क्या होता है कि नवीन मृदा हमेशा मिलती रहती है, यानी हर साल जो है वो बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, तो उससे नवीन जलोढ़ का जमाव हो जाता है। तो नवीन जलोढ़ से निर्मित जो उत्तरी मैदान का हिस्सा होता है उसको खादर कहते हैं, या इसको इस तरह से, बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान को बांगर कहते हैं। क्योंकि कभी बांगर से भी होकर के नदियां बहती थी, हाँ, अब इस समय जो है वो भाग ऊंचा हो गया है, तो इसलिए वो भी जलोढ़ से निर्मित मैदान है, लेकिन पुरानी जलोढ़ मृदा है वो। और खादर में नवीन जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, और ये क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा। अब देख लेते हैं ये क्या है, नदी द्वीप और दोआब क्या है। तो नदी द्वीप पहले देख लेते हैं। देखिए, नदी द्वीप जो होता है, नाम ही से स्पष्ट है, नदियों के बीच जो द्वीप बन जाता है, नदी द्वीप। द्वीप का अर्थ क्या होता है? द्वीप का मतलब कि ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ जल से घिरा हो। तो नदी जो है अपने रास्ते में, कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैदानी इलाकों में जो अपने साथ अवसाद लाती है वो बीच रास्ते में ही जमा कर देती है, और इस तरह से जमा करने की वजह से वो एक द्वीप बन जाता है। तो जो है उसे क्या कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं। इस तरह के नदी द्वीपों का जो निर्माण होता है वो ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर बहुत ज्यादा करती है। इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है, तो असम में का जो घाटी है ये समतल घाटी है, तो यहाँ पे नदियों का जो वेग होता है वो धीमा हो जाता है। अब उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है नदियों के अंदर कि वो मलबा को अपने बहुत तेजी से बहाएं, इसलिए क्या करती हैं, कभी कभार रास्ते में ही बीच, नदी के बीच में ही जमा कर देती हैं। तो इसलिए वो एक टापू बन जाता है, एक द्वीप बन जाता है, जिसे नदी द्वीप कहते हैं। तो इसी तरह से असम के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र नदी एक माजुली नाम का नदी द्वीप बनाती है, माजुली नाम का एक नदी द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये इतना बड़ा है कि इसको जिला घोषित कर दिया गया है। अब दोआब देख लेते हैं। दोआब क्या है? दोआब, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो प्लस आब। आब का मतलब होता है पानी। आब का मतलब क्या होता है? पानी। तो अब जो है इसमें क्या है कि पानी का अर्थ यहां नदी से लगाएं हम लोग, पानी का अर्थ नदी समझें। तो दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी यहां बना लेते हैं। देखिए, ये गंगा नदी इस तरह से उत्तराखंड से निकलती है और फिर इधर जाती है आगे तक। इसी के समानांतर जो है ये एक नदी और निकलती है, यमुना नदी, जा करके इलाहाबाद में मिल जाती है। तो अब ये गंगा नदी और ये यमुना नदी, अब इसके बीच का जो भाग है ये सब गंगा यमुना दोआब कहलाता है। तो दो नदियों के बीच का जो भाग होगा, जो क्षेत्र होगा, उसको क्या कहेंगे? दोआब कहते हैं। तो इसी तरह से पंजाब है। पंजाब, पंज का मतलब होता है पांच, और आब का मतलब पानी, अर्थात नदी हम समझें, ठीक है। तो पंजाब जो है यानी पांच नदियों की भूमि पंजाब कहलाती है। पांच नदियां कौन कौन सी बहती हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यही पांच नदियां हैं।
इसीलिए इसका नाम पंजाब है। मतलब भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब मिला करके 5 नदियां बहती हैं। अब हम लोग जो है तीसरे भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत में कहाँ पे स्थित है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में हिमालय पर्वत है, फिर हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तरी मैदान का विस्तार है, और उत्तरी मैदान के दक्षिण में ही क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तो हम लोग जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है। देखिए प्रायद्वीपीय, चूंकि ये जो दक्षिण भारत है ये एक प्रायद्वीप बनाता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि ऐसा स्थलखंड जो 3 तरफ जल से घिरा हो, तो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। तो यहां पे देखिए क्या है कि जो यहां पे देखिए अरब सागर है पश्चिम साइड में, और पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण साइड में हिंद महासागर है। तो दक्षिण भारत क्या बना रहा है? एक प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप चूंकि एक पठार भी है। अब पठार का अर्थ क्या होता है? पठार का मतलब होता है कि ऐसा स्थल रूप जो अपने आसपास के जमीन से ऊंचा हो और उसका जो ऊपरी भाग हो वो चौड़ा और सपाट हो, बिल्कुल टेबल की तरह हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे ये कोई जगह है, धरातल है। अब धरातल में जैसे कोई भाग अचानक ऊपर उठ गया, इस तरह से अपने आसपास की जमीन से ऊपर उठ गया, तो चूंकि इसका जो ऊपरी भाग है वो नुकीला है, इस तरह से शिखर टाइप का है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? पर्वत या पहाड़ी कहेंगे। लेकिन अगर यही ऊपरी भाग मतलब पिरामिड के नुमा ना हो बल्कि एक टेबल की तरह हो, इसको टेबल लैंड भी कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पठार कहेंगे, है ना, इसको क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। तो ये शब्द जो उत्पत्ति हुई प्रायद्वीपीय पठार की, तो हमारा जो दक्षिण भारत और कुछ मध्य भारत वो मिला क्या है? ये पठार बनाते हैं। तो ये शब्द की उत्पत्ति जो हुई प्रायद्वीपीय पठार की यहां से हुई। अब जो प्रायद्वीपीय पठार है, अगर देखा जाए इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। जैसे यहाँ पे अगर हम बनाएं इस पठार को तो इस तरह से बना सकते हैं। जैसे ये जो है आपका ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये। तो अब देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो है हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे एक टाइम ऐसा था कि सभी स्थलखंड एक थे, जिसको पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। बाद कालांतर में क्या हुआ कि पैंजिया टूट गया, ये 2 हिस्सों में टूट गया। उत्तर का जो हिस्सा था वो अंगारा लैंड और नीचे का जो हिस्सा था उसको गोंडवाना लैंड। फिर जो है बदलाव हुआ और वो अंगारा लैंड भी कई हिस्सों में टूट गया और गोंडवाना लैंड भी कई हिस्सों में टूट गया। ये भी जो है कई हिस्सों में टूट गया। तो ये जो अंगारा लैंड ये था और ये था गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से ही टूट करके एक हिस्सा ये था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये बहुत ही प्राचीनतम है। भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीनतम यही है। इसी की वजह से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, मैदानी भाग की उत्पत्ति हुई और फिर जो है तटीय मैदानों की भी उत्पत्ति हुई। यही सबसे मेन जो है आपका भौतिक प्रदेश है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए
इसको दो हिस्सों में जनरली बांटा जा सकता है। जैसे ये जो है क्या है, इसको बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये प्रायद्वीपीय पठार इसको हम बना ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ने के लिए दृष्टि से इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दरअसल में यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के जो उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार है इसको मध्य उच्च भूमि कहते हैं, मध्य उच्च भूमि। और जो नर्मदा नदी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है उसको कहते हैं दक्कन का पठार। तो सबसे पहले जो है मध्य उच्च भूमि के बारे में जान लेते हैं, फिर बाद में दक्कन पठार की चर्चा करते हैं। तो मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत जो है कौन कौन सी जो है स्थलाकृतियां आती हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ध्यान में रखना कि जैसे ये जो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, मध्य उच्च भूमि। और इधर क्या पड़ जाता है, इधर पड़ जाता है उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान। तो ये जो है यहाँ पे एक स्थलाकृति है, यह एक पर्वत है जिसका नाम विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत ये है। इसके अलावा यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। और यहाँ बीच में जो है क्या है, मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, और फिर ये छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर पठार के बाद में यहाँ एक पर्वत है राजमहल की पहाड़ी। और फिर इधर पड़ जाता है, ये थोड़ा सा गैप है बीच में, ठीक है, इससे आगे पड़ जाता है मेघालय का पठार। इसको यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये नर्मदा नदी है, ये क्या है, विंध्याचल, ये अरावली पर्वत, ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, और ये राजमहल की पहाड़ी, और ये क्या है, मेघालय का पठार। तो माना जाता है कि ये जो है मध्य उच्च भूमि का ही हिस्सा था, यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा मेघालय पठार का भी है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों ने जो है इसको अलग कर दिया, काट काट करके जो है ये मेघालय पठार का नाता जो है तोड़ दिया इस साइड में जो पठार है। तो मेघालय का पठार जो है, और ये कार्बी एंगलांग का पठार है, इसको भी जोड़ा जाता है कि इसी का हिस्सा है। और उत्तर कचार की पहाड़ी को भी हिस्सा माना जाता है। तो मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। जैसे ये हो गया मेघालय का पठार, और ये हो गया उत्तर कचार की पहाड़ी। तो यहाँ पे एक एक देख लेते हैं हम। पहले देखिए विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है ये इसमें कई क्षेत्रीय नाम है इसके, जैसे इसको विंध्याचल भी कहते हैं इधर, फिर भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। तो इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, विंध्याचल कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची शिखर का नाम सद्भावना है। उसके बाद में ये है मालवा का पठार है, और ये क्या है, बुंदेलखंड का पठार, और ये क्या है, बघेलखंड का पठार। और ये कौन सी पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी। इसके सबसे ऊंचे शिखर का नाम क्या है, गुरु शिखर है। ये जो देख लीजिए, ये क्या है, छोटा नागपुर का पठार, ये राजमहल की पहाड़ी है। और ये जो है मेघालय का पठार, मेघालय के अंदर ये गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं इस मेघालय पठार में। और फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, कार्बी एंगलांग का पठार असम के अंदर। और ये क्या है, उत्तर कचार की पहाड़ी, ये भी असम के अंदर है। ये सब भी जो है इसी के हिस्से माने जाते हैं। तो इस तरह से जो है मध्य उच्च भूमि। अच्छा, मध्य उच्च भूमि का जो ढाल है, ये जो मध्य उच्च भूमि, नदियां जो है इधर उत्तरी मैदान की तरफ जाती है। इसका ढाल जो है उत्तरी मैदान की तरफ है।
और जो अभी दक्कन पठार के बारे में पढ़ेंगे तो दक्कन पठार का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ इधर नदियां गिरती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग जो है दक्कन पठार के बारे में देख लेते हैं। दक्कन पठार देखिए, ये नर्मदा नदी थी। अब नर्मदा नदी के दक्षिण में जो पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का, उसको दक्कन का पठार कहते हैं। तो दक्कन का पठार के जो है यहाँ से शुरू होता है, ये क्या है, सतपुड़ा एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वतमाला के ये इधर इस साइड में, यानी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम साइड में एक पर्वतमाला है जिसको पश्चिमी घाट पर्वतमाला कहते हैं। और ये क्या है, पूर्वी घाट, ये भी एक पर्वतमाला है। तो इस तरह से जो है ये सब आकृतियां जो है इसी के अंदर पढ़ी जाती हैं दक्कन पठार के अंदर। दक्कन पठार को भी कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, या सबको सामान्य रूप से क्या सम्मिलित रूप से दक्कन का पठार कहते हैं। अब इसमें से महाराष्ट्र का पठार है, कर्नाटक का पठार है, तमिलनाडु का पठार है, और फिर जो है तेलंगाना, दंडकारन, यहाँ आप देख सकते हैं ये सब दक्कन पठार। तो अब दक्कन पठार में आप यहाँ देखिए कि ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वतमाला के भी कई क्षेत्रीय नाम हैं, जैसे यहाँ इस राजपीपला, फिर सतपुड़ा, और फिर ये महादेव और मैकाल। तो ये जो है इन सबको सम्मिलित रूप से सतपुड़ा पर्वतमाला कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। अब यहाँ देख लीजिए पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट ये तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक के हैं। अब ये जो पर्वतमाला है ये सतत पर्वतमाला है, इसको इसमें ज़्यादा गैप नहीं मिलते हैं। इसको केवल किससे पार किया जा सकता है, दर्रों के द्वारा। तो जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब दर्रे हैं पश्चिमी घाट के। थाल घाट जो है मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और जो पाल घाट है ये यहाँ केरल से और ये तमिलनाडु यानी कोच्चि से जो है कोयम्बटूर को जोड़ता है। तो इस तरह से ये पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये दक्षिण साइड में इस तरह से ये कई खंडों में टूटी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये नीलगिरी है, और ये क्या है, अन्नामलाई, पालनी, और ये कार्डेमम, ये सब पहाड़ियाँ हैं। इन सबको पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही जोड़ा जाता है, और इनका क्षेत्रीय नाम भी है अपना। तो अब ये नीलगिरी पर्वत जैसे है, नीलगिरी पर्वत में ही आपका इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, और यहीं पे एक ऊटी पहाड़ी नगर है जिसपे लोग टहलने जाते हैं। ये देख लीजिए अन्नामलाई जो पर्वतमाला है, ये जो पहाड़ी है अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाई मुडी है। और ध्यान रखना कि अनाई मुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ है, किस पहाड़ी में है, अन्नामलाई में, क्योंकि अन्नामलाई इसी का हिस्सा माना जाता है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुडी है। यहाँ पे ये पालनी की पहाड़ी है, और ये क्या है, कार्डेमम। पालनी की जो पहाड़ी है इसी पे एक पहाड़ी नगर है कोडाइक नाल, और ये पूर्वी घाट पर्वत है। पूर्वी घाट पर्वत जो है महानदी से लेकर के नीलगिरी पर्वत तक के विस्तृत है। ये पर्वत सतत नहीं है, कई खंडों में बटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इन नदियों ने जो है जगह जगह काट दिया है इसको, क्योंकि नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और इधर जाके गिर जाती हैं। ये पश्चिमी घाट ऊंचा है और ये जो है ऊंचा उतना नहीं है, इसलिए नदियों का ढाल इस तरफ है। तो यहाँ पे जो है इसके भी कई क्षेत्रीय नाम हैं, जैसे दो क्षेत्रीय नाम आप ध्यान में रखिए, जावादी और शौराय, ये तमिलनाडु के अंतर्गत दोनों श्रेणियाँ आती हैं। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो विशाखापत्तनम है, लेकिन सेकंड जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम महेंद्र गिरी है। दक्कन ट्रैप क्या है, ये एक प्रकार की चट्टान है। ये जो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल में जो है यहाँ लावा निकला था,
एक दरार बना लिया था और यहाँ लावा की उत्पत्ति हुई और लावा आसपास के क्षेत्रों में करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैल गया था। तो इसी लावा जो निकला, जो चट्टान बनी, इसको क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रैप कहा जाता है। ये लावा कब निकला? ये जब हिमालय की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है। तो मतलब इसे दक्कन ट्रैप मतलब सीढ़ी है ना, यानी लावा जब प्रवाह हुआ तो उससे जो स्थलाकृति बनी वो कैसी बनी? सीढ़ी टाइप की। तो इसीलिए इसको दक्कन ट्रैप कहा गया। अब इसी दक्कन ट्रैप से ही जब दक्कन ट्रैप का अपक्षय और अपरदन हुआ, और कहने का अर्थ कि विखंडन हुआ, तो उसी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ करके आज इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।